हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 6 अक्टूबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ ये आई है जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये कहा कि वो एससीओ की मीटिंग तो विजिट ज़रूर करने जा रहे हैं पाकिस्तान, पर वो कोई बायलैटरल टॉक्स वहाँ पाकिस्तान कंट्री के साथ नहीं करेंगे। तो इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में एक बात और कही गई है कि इंडिया अभी सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में फोकस नहीं कर रही है। इंडिया अभी इसे बॉयकॉट कर रही है पाकिस्तान की वजह से। और इंडिया और भी फर्दर स्टेप्स अभी सार्क में नहीं लेगी। तो ये दो चीज़ मेंशन थी इसमें, तो दोनों को देखेंगे हम। सबसे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई है चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। याद रखनी है किसने इसे इस्टेब्लिश किया है, तो चाइना और रशिया ने। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन से अगर हम देखें तो। कवर करती है अप्रोक्सीमेटली 80% एरिया यूरेशिया की और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। अब सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसर है सांघाई 5 की, आपको ये पता होना चाहिए। और सांघाई 5 फॉर्म हुई थी 1996 में कुछ कंट्रीज़ के द्वारा। कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनके जिनके वजह से सांघाई 5 लाई गई थी। और सांघाई 5 को सक्सेस किसने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देख सकते हैं 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने सांघाई को ज्वाइन किया, जिसके बाद टोटल 8 मेंबर्स हो गए सांघाई के अंदर, सांघाई कोऑपरेशन के अंदर। ठीक है, और ईरान ने ज्वाइन किया 2023 में। बेलारूस ने देख सकते हैं आप जुलाई 2024 यानी इसी ईयर इसे ज्वाइन किया है। हेडक्वार्टर्स एससीओ की कहाँ है, तो बीजिंग चाइना। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो ताशकेंट उज्बेकिस्तान। मेंबर कौन कौन है अभी एससीओ की, उसे हम देख लेते हैं। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इंपॉर्टेंट है मेंबर, आपको याद होनी चाहिए। यूपीएससी आपसे या तो ये बेसिक पूछेगी, या तो आपसे पूछेगी कौन कौन मेंबर्स हैं, या तो आपसे पूछेगी कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इसी को ज्वाइन किया, तो वह बेलारूस। बढ़ते हैं आगे। 24th एनुअल समिट हेड ऑफ स्टेट की कहाँ पे हुई थी, तो अस्थाना कजाकिस्तान में हुई थी। ठीक है, याद रखनी है आपको। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के बारे में हम देखेंगे। तो ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है स्टेट्स यानी कंट्रीज जो भी साउथ एशिया में है। ठीक है, ये मेंबर्स कौन कौन है सार्क की, तो आपको याद रखनी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ कुछ हम डेटा देखेंगे। सार्क 3% ऑफ वर्ल्ड लैंड्स एरिया को कवर करती है और 21% वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 5.21% ग्लोबल इकोनॉमी को ये कवर करती है एज पर 2021 डेटा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है और यूपीएससी ने ऐसी डेटा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछी थी। अब सार्क को फाउंड कहाँ किया गया है, तो ढाका 1985 में इसे फाउंड किया गया था। सेक्रेटेरिएट सार्क की कहाँ है, तो याद रखनी है आपको काठमांडू, नेपाल। प्रमोट क्या करती है, तो रीजनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी लॉन्च की गई थी सार्क के अंदर। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि 19 जो सबमिट होने वाली थी सार्क की, वो होने वाली थी पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान इसे इस समिट को कंडक्ट करती, पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने ऐसी एक्शंस, अपनी बेतुका एक्शंस इंडिया के साथ कर ली, यानी कुछ टेररिस्ट अटैक वगैरह कर ली, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर सार्क पे इंडिया अब फोकस नहीं करके, अब क्या, हाँ इंडिया फोकस कर रही है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बीमस्टैक, इस पे इंडिया अभी फोकस कर रही है। और इंडिया पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह से सार्क को बॉयकॉट कर रही है। तो 18 समिट 2014 में हुई थी काठमांडू नेपाल में, और 19 समिट पाकिस्तान में होने वाली थी 2016 में, जो कि नहीं हो पाई। और अभी तक कोई भी फर्दर एक्शंस या कोई भी ऐसी चेंजेस फर्दर नहीं सार्क में ली गई है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आगे न्यूज़ क्या कवर्ड है। तो ये एक मूसी रिवर के बारे में पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, जहाँ पे
गवर्नमेंट रेडी है डिस्प्लेस पुअर जो भी रह रहे हैं मूसी रिवर के आसपास उसे करने के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मूसी रिवर, और मूसी रिवर आपको पता होना चाहिए ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में आई हुई है क्योंकि इंडिया में 12% इस साल एक्स्ट्रा रेनफॉल हुई है, राइट। इसलिए हर जगह फ्लड आ चुकी है, आ गई थी, इसीलिए पर्टिकुलर ये सारी रिवर्स न्यूज़ में है। तो हमें पता होना चाहिए कृष्णा के बारे में क्योंकि रिवर्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट। तो कृष्णा एक डेक्कन प्लेट्यू की रिवर है और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में गंगा और गोदावरी के बाद। फोर्थ लार्जेस्ट है अगर वाटर बेसिन की अगर बात की जाए उसमें, ठीक है। गंगा, इंदस और गोदावरी के बाद फोर्थ लार्जेस्ट है। रिवर को कृष्णा नवेरी भी कही जाती है, आपको याद रखनी है, कृष्णा वेनी, सॉरी। और कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, तो वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है, जो महाराष्ट्र स्टेट में है। अब हम ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो लेफ्ट राइट आपको ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए। तो इसकी लेफ्ट बैंक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो येरला, भीमा, दिंडी, मूसी, पलेरू और मुनेरू। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो कुंडली यानी निरंजना, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। यहाँ मैप में समझ लेंगे कि कहाँ पे है ये रिवर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये थोड़ी इमेज क्लियर नहीं है, ठीक है, राइट। तो कृष्णा रिवर इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगी, अभी जहाँ मेरी कर्सर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से ये फ्लो होती है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे है, ठीक है। माफ़ी चाहूँगा ये थोड़ी इमेज क्लियर नहीं है, आप एक बार गूगल पे ज़रूर जाके गूगल इमेज में एक बार कृष्णा रिवर की मैप एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसमें एक ऑपरेशन मेंशन है जो टेररिज्म के द्वारा चलाई गई है, आर्मी की, इंडियन आर्मी के द्वारा कश्मीर में, तो उसे हम देखेंगे। तो ऑपरेशन गूगल धार, ठीक है। गूगल धार ऑपरेशन याद रखनी है, ये टेररिज्म से रिलेटेड है क्योंकि ऑपरेशंस वगैरह यूपीएससी पूछती है, और इसी ईयर 2024 में भी कुछ ऑपरेशंस के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेट करती है। बढ़ते हैं हम आगे। ये बात आई है कि हरिकुंड डैम जो है ये 6 डिकेड ओल्ड कैनल सिस्टम है, राइट। तो इसी पे पर्टिकुलर न्यूज़ आई है कि इसकी कितने प्रोजेक्ट में ये बनी थी, राइट। और क्या क्या इसमें फर्दर फंड्स को अलोकेट किए गए थे इसकी अच्छी सी सिस्टम को अच्छी रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेंशन थी हमारे लिए। ये हीराकुंड डैम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। और महानदी रिवर जो है ये मेजर रिवर है ईस्ट सेंट्रल इंडिया की, जो बहती है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक है। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में एंड होता हो जाती है। अब ट्रिब्यूटरीज हम देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमसे ट्रिब्यूटरी वगैरह यूपीएससी पूछती है, राइट। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है ट्रिब्यूटरीज महानदी की, तो शिवनाथ, मंड, इब, हसदेव, किलो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, तो ओंग, पारे, जोंग, तेलन, जीरा और दंटा, ठीक है, दंटा। तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी होगी क्योंकि यूपीएससी या तो रिवर के बेसिक के बारे में आपसे पूछेगी या तो जनरल ट्रिब्यूटरीज यानी लेफ्ट राइट दोनों को मिक्स करके पूछेगी कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज नहीं है, या आपसे स्पेसिफिकली लेफ्ट बैंक हो या राइट बैंक आपसे पूछेगी। तो ये ऐसे 3 टाइप से क्वेश्चन रिवर पे होती है जनरली, यूपीएससी के द्वारा इसे फॉर्म किया जाता है, तो आपको याद रखनी होगी तीनों टाइप्स। बढ़ते हैं आगे। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है महानदी, अभी जहाँ मेरी कर्सर है। ये भी इमेज क्लियर नहीं है, एक बार गूगल गूगल पे ज़रूर आप महानदी इमेज, गूगल इमेज पे जाके सर्च करके और एक बार देखिए कि कहाँ पे है ये, ठीक है। वैसे इस मैप में अगर क्लियर हो तो अभी मेरी कर्सर अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये है मेरी कर्सर, तो ये है महानदी रिवर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा ऐसी डिसीजन ली गई है कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं उन पे क्यूआर कोड को लगाया जाएगा ताकि चेक की जा सके कि वो पर्टिकुलर ड्रग ओरिजिनल है या फेक है। और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये एडवाइजरी बोर्ड आती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जो
हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा मेंशन है, तो इसे हम देखेंगे। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। याद रखनी है इसमें ये कॉस्मेटिक्स को भी कवर करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस तीनों को कवर करते हैं। और ये सिमिलर इनके फंक्शंस हैं जैसे कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FDA यूनाइटेड स्टेट्स की है, या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो यूरोपियन यूनियन की है, उसी जैसे ये भी सिमिलर फंक्शन करती है। और जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं इंक्लूडिंग इम्प्लांट्स हो या कॉन्ट्रसेप्टिव्स हो, ठीक है, ये सारी रिव्यू के अंडर रिव्यू है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आपको याद रखनी होगी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हेड कौन करता है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये रेगुलेट करते हैं क्या क्या, तो फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइस, कॉस्मेटिक वगैरह हो गई, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आती है। और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की 8 डिविजन्स हैं, ठीक है। न्यू ड्रग्स या मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक, इंपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन, बायोलॉजिकल, कॉस्मेटिक, क्लिनिक ट्रायल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं कंप्लीटली अंडर अथॉरिटी ऑफ ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो हमें पता होनी चाहिए। अभी एक न्यूज़ आई है DRDO के बारे में, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VS सुराट को सक्सेसफुली, इसकी जो ट्रायल्स थी वो कंप्लीट कर ली है, और इसी पे न्यूज़ आई है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्वराट्स मिसाइल सिस्टम ये इंडिया की मिसाइल सिस्टम है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और ये फोर्थ जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जो डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। अब मिसाइल सिस्टम पे भी UPSC क्वेश्चन पूछती है, राइट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा ये आप समझ पाएंगे कि मिसाइल सिस्टम भी UPSC पूछती है। तो आपको याद रखनी है कि ये मिसाइल सिस्टम कौन से कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट है, UPSC पूछ सकती है कि विश्वराट मिसाइल सिस्टम रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये कौन से कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि थर्ड 2018 में भी UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि थर्ड जो मिसाइल्स हैं ये कौन से पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड है, तो उसकी आंसर थी USA, राइट। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, और द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड है, तो ये हमारे लिए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टॉपिक। और UPSC ओलंपिक्स हो या बुक किसने लिखा है, मिसाइल्स कौन सी हैं, डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री की है, और कौन सी ऑपरेशंस हैं, या कौन से मिलिट्री या आर्मी एक्सरसाइज हैं, अब ये सब भी पूछने लगी है, तो आपको ये भी कवर करना होगा। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर दो बड़ी सी पेज में ये सारी डिटेल्स आई हुई थी, ये डोंकी के बारे में, ठीक है, तो इसे हम देखेंगे। तो हलारी डोंकीज, ये आप देख सकते हैं इमेज में, यही है हलारी डोंकीज, ठीक है। और ये वाइट कलर के होते हैं, यहाँ इमेज में आप देख ही सकते हैं, राइट। इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बस आपको इतनी याद रखनी होगी कि ये नेटिव हैं गुजरात स्टेट की सुहस्त्रा रीजन में, ठीक है। और हलारी डोंकी को कैटेगराइज किया गया है एज ए इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर 2011 की सर्वे के हिसाब से, ठीक है। बस यही दो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, और इसके अलावा जानकारी कोई सी भी अवेलेबल नहीं है। बस आपको ये याद रखनी है कि ये नेटिव है गुजरात सुहास्त्र रीजन की, और इंडेंजर्ड इनकी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे मैच द फॉलोइंग में या दो तीन वाली स्टेटमेंट में इसे ऐड करके UPSC आपसे पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे श्रीलंका ने कुछ लोन लिया हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और उसी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वहाँ जो नई गवर्नमेंट बनी है उन्होंने आ, ऐसा वो सोच रही है, ठीक है, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो लोन लिए गए थे 14.7 बिलियन की, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। तो अब रिकंस्ट्रक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्या अमाउंट ली गई है क्या नहीं ली गई है, ये सब UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बॉडी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे बस हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, याद रखनी है। एंड ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है IMF की, तो हेडक्वार्टर्स इसकी वॉशिंगटन DC। इसे ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू नेशनल गवर्नमेंट्स भी कहा जाता है, यानी अगर कहीं पे इकोनॉमिक क्राइसिस होती है या कोई कंट्री पर्टिकुलर क्राइसिस में है, तो कंट्री कहाँ से हेल्प लेने जाएगी,
तो वो डायरेक्टली रन करेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के पास, ठीक है। वहाँ से वो फंड को अलोकेट करेगी, वहाँ से लोन लेगी और फिर अपनी इकोनॉमी को रिकवर करेगी, अपनी कंट्री की स्टेटस को इम्प्रूव करेगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि दो चीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कौन कौन सी इंडेक्स या आउटलुक रिलीज़ करती है, और दूसरी चीज़ आप मुझे क्या बताएंगे कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इंडिया में किसे कहा गया है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस पे यूपीएससी ने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में ऑलरेडी पूछा हुआ है। और ये रिपोर्ट्स वगैरह इंडेक्स होती है, ये इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, राइट। हर ईयर आपको एक न एक ऐसी इंडेक्स या आउटलुक के बारे में क्वेश्चन दिखेगी। हालांकि 2024 में यूपीएससी ने नहीं पूछा, पर यूपीएससी पूछती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आप ज़रूर गूगल करें इसे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अब इस्टेब्लिश कब की गई थी आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो 1945 में इसे इस्टेब्लिश की गई थी बेटर वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और ये स्टार्ट हुई थी 29 मेंबर कंट्रीज़ के बाद। ये स्टार्ट हुई थी 29 मेंबर कंट्रीज़ के साथ। और ये क्यों लाई गई थी? क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी कंट्री में, राइट। इसलिए इसे बनाई गई थी। तो याद रखनी है, सारी कंट्रीज़ यानी जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, सारे के साथ मिल के ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं बनी थी। सिर्फ 29 मेंबर कंट्रीज़ के साथ इसे स्टार्ट किया गया था। अब वर्क कैसे करती है? तो कोटा सिस्टम पे वर्क करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जैसे कंट्री फंड को कंट्रीब्यूट करेगी आईएमएफ के अंदर, वैसे उन्हें चांसेस मिलेंगी बोरो करने के लिए आईएमएफ के अंदर, वो जब वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट या कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस पर्टिकुलर कंट्री में चल रही होगी तब। अब फंक्शंस क्या है, क्योंकि फंक्शंस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कभी कभी। तो फिक्स एक्सचेंज रेट जो वर्ल्ड की है उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल या प्रोवाइड करती है, यानी लोन प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट या इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ सके। और इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ या कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड। उम्मीद करूंगा आपने कुछ नई नई जानकारी सीखी है। अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अप्रिशिएट करें कि आपने कुछ सीखा है। और चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पर्टिकुलर यूपीएससी जो के लिए जो चैनल है यूट्यूब की, ये यूपीएससी ओरिएंटेड चैनल है जो आपको बहुत हेल्प करेगी यूपीएससी की एग्ज़ाम को क्रैक करने में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।